मेरे भाई बहन हम लोग पिछले क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अंग तंत्र के बारे में। और अंग तंत्र जो है आपका 8 भागों में पढ़े। पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, है ना। तो श्वसन तंत्र आज हम लोग वही जो शुरू कर रहे हैं। कोशिका पढ़ा दिए थे पिछले वीडियो में, और कोशिका के बाद आपका एक अगला टॉपिक शुरू हो रहा है आज, जिसका नाम हम लोग दिए हैं श्वसन तंत्र के अंग। सबसे पहले हम लोग आज शुरू कर रहे हैं श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में अगर बताया जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज नाक के बारे में, है ना। नाक, सांस लेने में, सांस जब हम लेते हैं तो कौन कौन से अंग का योगदान होता है। जब हम सांस लेते हैं तो कौन कौन अंगों का योगदान है। तो सबसे पहला अंग आता है आपका सांस लेने में नाक। यही से ना सांस लेते हैं। ये तो छिद्र है। हमारे बॉडी में कुल 10 छिद्र होते हैं। क्वेश्चन पूछा है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कुल कितने छिद्र हैं, तो टोटल 10। ठीक है, देखिए तो कहता है क्या, सबसे पहली बात कि हम जो सांस लेते हैं तो यहां से शुरू करते हैं सांस लेना। तो नाक से हम सांस लिए, और सांस लेने के बाद में कहां सांस जाएगा, नाक के बाल। जो आप हमेशा नाक में जो गंदगी होता है वो नाक के बाल में फंस जाता है। और आप ये मुहावरा भी सुने होंगे कि नाक का बाल होना। तो नाक का बाल होना का मतलब होता है अत्यंत प्यारा होना। नाक का बाल होना यानी कि होता है क्या, अत्यंत प्यारा होना। ठीक है, तो उसी तरह से कहता है क्या, नाक का बाल। पहले सांस हम लोग लेंगे तो कौन आएगा, नाक। और नाक के बाद कौन आता है, तो नाक का बाल, है ना। नाक के बाद आता है कौन, नाक का बाल। और नाक का बाल ये क्या करता है, हमेशा जो नाक में बाल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाक में बाल होना बहुत जरूरी है। जिनके नाक, कुछ लोग क्या करते हैं नाक से ही बाल कवरवा देते हैं। तो नाक से जो बाल इनका नहीं रहेगा तो डायरेक्ट गंदगी जो है आपके पूरा फेफड़ा में चला जाएगा, है ना। और अगर नाक में बाल है, कोई धूल कण में अगर काम करते तो देखिएगा, अगर म्यूकस, अगला नंबर क्या है श्वसन तंत्र में, क्या होता है म्यूकस। म्यूकस है चिपचिपा पदार्थ, तो नेटा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, जिसको लोग नेटा बोलते हैं, है ना। तो उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं, उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस जो है आपका, ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इसमें क्या होगा, नाक। और नाक के बाद आपका आ गया नाक का बाल। और नाक के बाद आता है तीसरा नंबर में आता है म्यूकस। यही आपको गंदगी चीज जो जितना वगैरह जो भी होता है हम लोग इसी के सहारे बाहर निकालते हैं। शरीर से जितना विकार होता है इसको निकालते हैं। देखिए अगला नंबर है आपका ट्रेकिया। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है ट्रेकिया का। अब जो है सांस यहां हम लोग लिए, और यहां के बाद इसके अंदर में नाक का बाल है दोनों साइड में। और ये नाक का बाल क्या करता है कि जितने भी गंदगी है, धूल कण है, ये सारे धूल कण को क्या करता है, रोकता है। जितने सारे भी गंदगी है या धूल कण है, ये सारे धूल कण को क्या करता है, नाक का बाल रोकने का कार्य करता है। और इसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपका म्यूकस। म्यूकस यानी कि चिपचिपा पदार्थ। और ये चिपचिपा पदार्थ क्या करते हैं, ये नाक श्वसन अंग, श्वसन तंत्र के ये अंग है। उसके बाद में आता है आपको ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद यहां से शुरू हो जाएगा आपको इसके सारे घिसते हैं। और घिंचने के बाद जो यहीं से आपका, यहीं से थी है नली लगा हुआ है। और इसके बाद में ट्रैकिया यहां से आया, और इसके बाद में ट्रैकिया में जाता है। देखिए कोई भी व्यक्ति जब खाना खाता है तो एक ही साथ में जब आप कुछ घुटिएगा ना, पानी घुटिएगा या अनाज घुटिएगा, तो दोनों का नली एक ही है। सांस का भी नली
जो ट्रैकिया के सहारे वहीं से नली दोनों का एक ही है। तो भोजन का भी नली और सांस का भी नली, लेकिन यहां पे एक लगा होता है, देखिए इस तरह से आएगा। तो यहां पे जो आप लेते हैं सांस नली है, और जब आप यहां पे अथी लगा रहता है, देखिए इसको भुला रहे हैं, कुछ बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जब आप इधर इधर मान लीजिए कि आप सांस ले रहे हैं तो ये वाला इधर बंद रहेगा, और जब इधर आप अनाज आता है अगर इसके सहारे, तो इसको इधर क्या करता है, इधर चला जाता है। तो जब आप सांस लेंगे ना, सांस लेते हैं तो वो जो नली है वहां पे जो क्या बोलते हैं उसको, तो ये क्या करता है यहाँ पे साइड रुकता है। जब आप कुछ भी सांस मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं, और जब आप सांस लेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि लगातार सांस ले रहे हैं, उसी बीच में आप कुछ पानी घुटे, अनाज को चबा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घुटते हैं ना तो सांस सेकंड के लिए क्या होता है, रुक जाता है। वही बोला है कि उसके बाद में आपको आएगा कहां, फेफड़ा, और फेफड़ा के बाद क्या होता है, डायफ्राम। देखिए डायफ्राम जो होता है वो तो इसका बहुत बड़ा काम होता है। जैसे देखिए कहीं जो लोहा का जो बाध्य भट्टी होगा तो उसमें ऐसे ऐसे चपता है, डायफ्राम यहीं पे होता है, यहीं पे। तो किसी किसी को देखिएगा या कहीं जो जहां ऐसे घींच के उसको डायफ्राम को फुलाया जाता है, वो थी आप जहां पे लोहा हुआ दिखता है ना, गर्म होता है, तो वहां पे देखिएगा बाध्य भट्टी जो भट्टी रहता है बगल में, तो एक ऐसे चपता है फिर फूलता है, चपता है फूलता है, चपता है फूलता है, चपता है फूलता है, इस तरह से होगा। तो उसी तरह से हमारे शरीर में होता है। तो ये मैंने डायफ्राम से हम लोग सांस को इस चापता है फूलता है चापता है, यहीं पे डायफ्राम होगा। अब कोई व्यक्ति देखिएगा कि एक्सीडेंट कर जाता है, और जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर जाता है ना तो उसके शरीर में देखिए कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और कहीं जरा सा भी कुछ लगे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका डेथ हो जाता है। तो उसका मूल कारण यही है कि डायफ्राम का फूलना और पचकना क्या होता है, बंद हो जाता है। और जब डायफ्राम का फूलना और पचकना अगर बंद हो जाएगा तो इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ा चीज होता है क्या, माइंड रखता है डायफ्राम, है ना। डायफ्राम एक मतलब डर टाइप का हार्ट अटैक या कि जैसे अचानक से वो रुक जाता है, उसको चोट उठ आ जाता है। अगर किसी किसी को चोट आता है, डायफ्राम में चोट आता है, तो फिर उस इंसान को कुछ भी नहीं देखेगा, कहीं कुछ हिलाया उलाया टूटा फूटा नहीं है, और फिर भी उसका इंसान का डेथ हो गया। तो उसका मूल कारण यही होता है कि डायफ्राम का फूलना और पचकना बंद हो जाता है। देखिएगा कहा गया कि जब कोई भी गर्भवती महिला होती है तो डायफ्राम उसका वहां पे काम नहीं करता, वो सांस पसलियों से लेती है ना। वो सांस किससे लेती है, पसलियों से। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि गर्भवती महिलाएं किससे सांस लेती है, तो गर्भवती स्त्रियां सांस लेती हैं पसलियों से। देखिए अगला नंबर है आपका फेरिक्स होता है। ये जो अगला नंबर है आपका ये फेरिक्स है, और फेरिक्स के बाद होता है लैरिक्स, और लैरिक्स के बाद होता है ब्रोनकाइट, और ब्रोनकाइट के बाद होता है एलिविया, एलिविया के बाद होता है कार्टिलेजा। देखिए तो कहा जाता है क्या, इतने सारे हमारे जो श्वसन तंत्र के अंग हैं, श्वसन तंत्र के भाग कितने हैं मेरे भाई बहन, तो 11 वो है। आपको बारी बारी से 11 के बाद नाक के स्पर्श पढ़ाएंगे, नाक के बाल के बारे में पढ़ाएंगे, फिर म्यूकस के बारे में पढ़ाएंगे, फिर आपको ट्रेकिया पढ़ना है, फिर फेफड़ा पढ़ेंगे, फिर डायफ्राम पढ़ेंगे, फिर फेरिक्स पढ़ेंगे, लैरिक्स पढ़ेंगे, फिर ब्रोनकाइट पढ़ेंगे, उसके बाद में एलिविया पढ़ेंगे, फिर कार्टिलेजा पढ़ेंगे, तब जाके आपका खत्म होगा श्वसन तंत्र के अंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले नाक, नाक का बाल, उसके बाद में आएगा म्यूकस, म्यूकस यानी कि फिर आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आएगा आपका फेफड़ा, फेफड़ा के बाद आपका आएगा डायफ्राम, डायफ्राम के बाद आपका आएगा फेरिक्स, के बाद में आएगा लैरिक्स, उसके बाद में आएगा ब्रोनकाइट, फिर आएगा एलिविया, एलिविया के बाद आएगा क्या, कार्टिलेजा। देखिएगा आगे, हम सभी मानव, हम जितने भी मानव हैं वो गैस जितने भी गैस तो कई तरह के लेते हैं, तो नाइट्रोजन गैस हम लेते हैं कितना, हम अपने शरीर में सांस में नाइट्रोजन गैस कितना लेते हैं, क्वेश्चन पूछता है।
तो 78 से जितना वायुमंडल में गैस है, नाइट्रोजन गैस 78 से 79% है, तो वायुमंडल में जितना नाइट्रोजन गैस है उतना नाइट्रोजन गैस हम लेते हैं। सोचिए, सांस के माध्यम से हम, ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन गैस को ही खींच रहे हैं, कई सारे गैसों को देखिए, धुआं खींचते हैं, बदबू तो सेंट तो फॉग, बहुत तरह के, या माने उसमें मिक्सिंग गैस होता है, कहीं पे अगरबत्ती, बहुत तरह की गैस हम लोग नाक के सहारे क्या करते हैं, खींचते हैं। और जब नाक के सहारे खींचते हैं फिर, और नाइट्रोजन गैस को कितना % खींचते हैं, तो 78 से 79% जितना वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है उतना हम नाइट्रोजन गैस को खींचते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन यही खूबसूरती की बात यह है कि जितना हम ग्रहण करते हैं उतना ही नाइट्रोजन गैस को छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन गैस जितना ग्रहण करते हैं उतना ही नाइट्रोजन गैस को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन गैस को हम कितना लेते हैं, O2 को, तो नाइट्रोजन लिए 78%, 78 से 79%, और 78 से 79% क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कहता है क्या, ऑक्सीजन गैस जो है आपका ये 21% लेते हैं और छोड़ते हैं कितना, तो 17%। देखिए, ये इसी का तो बोला है कि हम लोग ऑक्सीजन गैस खींचते हैं, बोलते हैं ना कि हम लोग ऑक्सीजन गैस, बाकी गैस को छोड़ देते हैं। नहीं, ऑक्सीजन गैस में भी पूरा ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितना है, 21% है, और 21% भरपूर मात्रा में हम ऑक्सीजन खींचते हैं। लेकिन हमारे शरीर से ऑक्सीजन निकल कितना जाता है, तो 17% ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, बचा कितना, 4%। और यही 4% जो है रक्त, जो आपको पढ़ाएंगे WBC है ना, WBC, RBC और ये श्वेत रक्त कणिका है, जितने सारे प्लेटलेट्स, इस सब में आपको ये 4% जो ब्लड का काम RBC में आता है, तो यही ब्लड का में काम आएगा और यही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है सब जगह। 4% बस, ठीक है। 21% ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं कितना प्रतिशत, तो मात्र 17% ग्रहण करते हैं, कितना, तो 4% ऑक्सीजन जो है हम ग्रहण करते हैं। अब देखिए, CO2 जो है बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कितना करते हैं, तो 0.03%, माने जितना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उतना। देखिए, क्लास में अगर पूरा क्लास हॉल खाली हो और अगर सिर्फ एक व्यक्ति अगर क्लास में बैठा हो, कोई भी ना हो, अगर आप प्रवेश करिएगा क्लास में तो आपको ठंडा लगेगा। लेकिन अगर क्लास हॉल में अगर पूरा लइकन भरा हुआ है, पूरा का पूरा लइकन भरा हुआ है, और बाहर कितना ठंडा हो, और उसके बाद में अगर कोई आदमी, एक आदमी को बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है और क्लास में डायरेक्ट वो एंट्री करता है, तो उसको गर्म महसूस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो गर्म होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये आपको गर्म गैस है, और ये क्या करता है, वायुमंडल में तो है ही, अब क्लास में आप एंट्री किए और एंट्री करेंगे, पूरा बच्चा भरा हुआ है। देखिए, जैसे ही क्लास में एंट्री किए तो नहीं, कुछ देर तक, क्योंकि एक रूम पैक कर दिया जाए, और जब रूम पैक कर दिया जाए और चारों तरफ से तो बहुत सारे बच्चे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो समझ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कितना है, तो 4
0.3%। यही 4% जो ऑक्सीजन में लिए थे, देखिए ये 0.03 है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ते हैं। लेकिन ये जो 4% ऑक्सीजन का उपयोग किए तो इक्का एकदम पूरा यूज करेंगे, यही यूज होने के बाद पुनः 4% आके गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% वायुमंडल में है, लेकिन हम लोग छोड़ते हैं कितना, तो 4.03% गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, बात तो समझ में आई। अब अगला नंबर पे आपके यहां से ऑब्जेक्टिव सेक्शन से पूछा है क्या, श्वसन तंत्र में सबसे छोटा पंप का नाम क्या है, तो ब्रोनकाइज। श्वसन तंत्र जो है इसमें सबसे छोटा बात किया जाए तो सबसे छोटा पंप को क्या कहते हैं, ब्रोनकाइज कहते हैं। श्वसन तंत्र में सबसे छोटा पंप ब्रोनकाइज है। ब्रोनकाइज जो आपको यहां मिलेगा, श्वसन तंत्र जो एकदम पतला नली टाइप का होगा, सबसे छोटा है, पंप होता है। देखिए मुर्गा अगर कोई बनाए होंगे ना तो सींचता नहीं वो पंप, ठीक है, वो पंप आपको कभी सींचता ही नहीं है, उसको फेंक दिया जाता है। तो श्वसन तंत्र में सबसे छोटा पंप जो होता है वो ब्रोनकाइज होता है। और मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना होता है, 24, 12 गो इधर 12 गो इधर। गर्भवती स्त्री किससे सांस लेती है, तो पसलियों से सांस लेती है। डायफ्राम फेफड़ा को फुलाने और पचकाने का कार्य करती है। यही फेफड़ा जो है, डायफ्राम ही फेफड़ा को फुलाने और पचकाने का कार्य करता है। अगर किसी को देखिएगा यहां पे अगर मार दिया जाए, यहां पे इस पोर्शन पे अगर यहां पे किसी को मार दिया जाए तो बहुत देर तक एकदम छटपटाने लगता है या गिर जाता है। मेन कारण क्या है, किसी को देखिएगा लड़ाई झगड़ा में किसी को यहां पे मारता था पूरा गिर जाता है। कारण क्या है कि वहां पे डायफ्राम पे चोट आता है, और जब डायफ्राम पर चोट आ गया है ना, डायफ्राम पर चोट अगर आता है तो उसमें क्या होता है, फेफड़ा फूलने और जो पचकने की काम वो बंद हो जाती है। इसके कारण इंसान को दिक्कत होती है ज्यादा। अगर जबरदस्त चोट लग गया तब तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इतना बात हम जाने, डायफ्राम हमारे शरीर में हमारे फेफड़ा को फुलाने और पचकाने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, देखिए कहता है कि आज की क्लास आप लोग को यहीं तक मिलेगा, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।